चेहरे पे मुस्कुराहट एक अलग ही जान फूंक देती है हर एक जीवित व्यक्ति में। कुछ ऐसा ही जान कल फूंका गया है पूरे भारत में। गौर करिए कि ये जो जान फूंका गया है ये एक बड़ी आबादी पे नहीं फूंका गया है तो कुछ सवर्ण पर। अब जब ऐतिहासिक फैसला कहे या फिर एक फरमान, लेकिन इस फरमान ने कहीं ना कहीं देश को नया सोच दिया है। इस सोच के नज़रिया को जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज आलोक कुमार जी के पास। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने पुख्ता तौर पे दिया है एक पंचनामा करते हुए नाम ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच। आलोक कुमार जी इसके प्रखर प्रवक्ता हैं। आइए आज जानते हैं इनसे कि मोदी सरकार द्वारा 10% आरक्षण देने की बात की गई है सवर्ण को। ये ऐतिहासिक फैसला के बारे में अब ये एक संगठन चला रहे हैं सवर्ण का, तो इनकी राय क्या है? सर स्वागत है आपका भारत में। धन्यवाद सर। एक ऐतिहासिक फैसला कहे तो सरकार ने लिया है, केंद्र की सरकार ने, बिल्कुल। और बहुत सारे सवर्ण चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। आप भी एक संगठन चला रहे हैं और बड़े पैमाने पे बिहार में इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं जी। तो आपकी राय क्या है? वैसे ठीक कहा आपने सर। इस देश के तमाम क्रांतिकारियों के लिए कल एक त्योहार सा ही दिन था। मोदी सरकार को इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सवर्णों के बारे में सोचते हुए एक पुख्ता कदम उठाया है। बातें तो पहले भी होती थी, नरसिम्हा राव के सरकार में भी आरक्षण की बात उठी थी 10% की, पर किसी वजह से उसे टाल दिया गया था। धन्यवाद इस बात को भी लेकर मोदी जी को देना चाहते हैं कि हमारे कुछ और साथी थे जिनके दिमाग में ये वहम बैठा हुआ था कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिल सकती या आरक्षण को हटाया नहीं जा सकता। उनके इस मानसिकता पर चोट किया है मोदी जी के इस फैसले ने कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इस आंदोलन में वो भी अड़े तो जो ये 10% आरक्षण हमें मिली है उसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा, जैसा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशुतोष कुमार जी ने मांग की थी कि 10% का लॉलीपॉप अभी ये चुनावी जुमला हो सकता है। ये 10% आबादी के हिसाब से जब आप कर रहे हैं, आप इसमें कर रहे हैं कि सवर्ण भी इसी में आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सिख भी आएंगे, तो हमारी आबादी आप देखिए कितनी है। इस आबादी के हिसाब से आप 10% का कोटा बढ़ा रहे हैं, और वो 10% का कोटा भी तो आप उसी में से दे रहे हैं जो अनारक्षित था। आप हमारे कोटे में ही घुस करके आप हमें 10% का दे करके ये चुनावी जुमला और लॉलीपॉप से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें 25% आरक्षण की मांग हमारे संगठन के द्वारा की जा रही है, और वो मिलने तक हमारे आंदोलन को कोई ये निष्कर्ष पर नहीं निकाला जा सकता। लॉलीपॉप और जुमला से एक बात याद आई कि ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है, ऐतिहासिक बातें की जाती है। कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक बात किया गया था काले धन को लेकर जी। लेकिन जब यही एनडीए की सरकार काबिज हुई सत्ता में तो इन्होंने कहा कि जुमला था। और जिस तरीके का दौर है, आगामी 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक और ऐतिहासिक फैसला। क्या ये ऐतिहासिक फैसला 2019 के चुनाव के बाद अगर इफ एंड बट रखते हैं, सत्ता में काबिज होती है भाजपा, तो फिर क्या ये जुमला देखने को मिलेगा? और अगर मिलता है तो यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच कहाँ पे खुद को पाती है? बिल्कुल, ये जो ये पैतरा अपनाए हैं चुनाव के ठीक पहले, ये 4 साल से इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। आरक्षणों के बारे में 4 साल से इन्हें सोचने पर कोई इन्हें चिंतन करने का मौका नहीं मिला। पिछले कुछ 1-2 दिनों पहले ये दिल्ली में दलित संगठन द्वारा खिचड़ी पका रहे थे। वहाँ जब ये 10,000 का भीड़ देखे तो आना फानी में कल ये फैसला लेते हैं ऐसा, तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोटबंदी जिस तरह से इनका मुद्दा ध्वस्त हो गया, उसी तरह से ये मुद्दा भी इनका ध्वस्त हो जाएगा। खुद इनकी आरबीआई कही थी, अभी पता नहीं क्या आंकड़ा है, 6-7 महीने के 99.6% करेंसी वापस आ गई है आरबीआई में। तो काला धन तो इनका 0.4% था, और उसके बदले में जो 15 लाख रोजगार चले गए उनका हिसाब ये नहीं लगा सकते हैं। सत्ता पे बैठने काबिज होने के बाद अप्रैल 14 से लेकर 17 के बीच में मात्र 6.5 लाख रोजगार ये 3 साल में पैदा किए, और नोटबंदी से 15 लाख रोजगार खत्म कर चुके थे। जबकि इन्हें ये जिसे भ्रष्ट कहते हैं, वो भ्रष्ट सरकार भी जाते जाते 2013 में 9 लाख रोजगार पैदा करके गई थी।
तो ये नोटबंदी की तरह ये इनका जो ये चुनावी पैतरा है ये भी ध्वस्त धराशायी हो जाएगा। इसमें वो बिल्कुल भी अपने मनोबल को ऊंचा उनको करने का जरूरत नहीं है। उनको परिणाम वही मिलेगा जो उन्हें छत्तीसगढ़, मुजफ्फरपुर, राजस्थान में मिला है। अब छत्तीसगढ़ तक जब पहुंचे हैं तो आपको एक बात बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये ऐसे हिंदी तट भाषी तट थे जहां भाजपा का गढ़ माना जाता था। अब जब सवर्ण इन तीनों तट पर नाराज हुए थे तो क्या इस नाराजगी को देखते हुए इन्होंने 10% की बात की है? बिल्कुल, इसी नाराजगी को देखते हुए इन्होंने 10% की तो बात ही की। नहीं तो 4 सालों से जिनकी भक्ति में लगे थे, अचानक उनके खिलाफ होकर के ये नाव की धारा ही अपने वो नाव ही बदल दिए, धारा के उल्टा कर लिए। 4 साल से जिनके लिए रो रहे थे, अचानक उनके अपोजिट आकर के ये अहम फैसला लेते हैं। ये सरकार और पता नहीं इनके नीति निर्माता कौन है और अमित शाह को किस हैसियत से ये चाणक्य कहते हैं कि 4 साल से जिनके लिए रो रहे थे वो वोट बैंक भी इनका गया, ये समझ ले। वोट बैंक से एक बात और आती है दिमाग में, और चाणक्य की बात की है आपने अमित शाह के लिए, तो चाणक्य की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी आखिरी समय में। सभा से उन्हें जिस तरीके से बहिष्कार किया गया था उनका, तो क्या अब जिस तरीके से चुनावी परिणाम आ रहे हैं, 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, 3 ऐसे राज्य थे जहां उनका गढ़ था, तो क्या आने वाले समय में अध्यक्षता जो कर रहे हैं अमित शाह, तो क्या एक बार फिर चाणक्य को देखा जा सकता है? तो वो तो उनसे करीबी और कोई हो नहीं सकता है ना मोदी जी का। ये तो अपना एक कॉर्पोरेट टीम बैठा रहे हैं सरकार के नीति निर्धारण करने के लिए। इनके गुजरात के व्यापारी संघ के साथी, कॉर्पोरेट टीम के साथी, ये तो इन्हीं के टीम में बैठ रहे हैं। तो कहाँ से? अभी तो अमित शाह का विकल्प कोई दिख नहीं रहा है भाजपा अध्यक्ष पद के लिए। चलते चलते आलोक जी से एक और सवाल ले लेते हैं। राम मंदिर सुर्खियों में था 2012 के वक्त से अगर गौर किया जाए, लेकिन इस वक्त राम मंदिर को दूर कर हनुमान पर चर्चा शुरू हुई थी। लगातार हनुमान को चाइनीज भी बता दिया गया था, चले तो शाम तक, न चले तो चांद तक वाली बात थी। दूसरी तौर पे किसी ने जाट बताया था तो किसी ने मुसलमान बताया था। तो क्या अब जब राम के जगह हनुमान को लाया गया, याद होगा कि राम जी ने कहा था कि जब जब राम का नाम धरती पे लिया जाएगा, ऐसे में हनुमान, प्रिय हनुमान, तुम्हें याद किया जाएगा। तो क्या राम जी को अब लोग भूलते जा रहे हैं और हनुमान जी को ले आए? हो सकता है ये मुद्दा भटकाना तो इनका रणनीति का सबसे पहला निशानी है। चुनाव भटकाते आते हैं, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, काले धन के नाम पर भटका देते हैं, गाय गोबर के नाम पर, गंगा के नाम पर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राम के मुद्दे को ये डाइवर्ट कर हमें हनुमान के मुद्दे पर ले जाना चाह रहे हो। जैसे मंडल कमीशन के वक्त भी सवर्णों के आंदोलन को भटका कर राम के रथ के पीछे चला दिए। ठीक कहा आपने, ये रणनीति हो सकती है इनकी। एक और रणनीति है, अब चाइनीज है हनुमान या फिर जाट। कोई मुसलमान भी कह दे रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है। राम मंदिर सुर्खियों में आता है, चला जाता है, 3 तलाक पर चर्चाएं होती है। ऐसे में अब अचानक से 10% जो है सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है 10% के नाम से। तो आने वाले समय में देखना होगा कि वाकई में जब चुनाव खत्म होगा, जब परिणाम आएगा, तो उस पर ये सरकारें किस तरीके से इस 10% पे पहल करती है। आप देखते रहे भारत लाइव टीवी, हम आपको पल पल जोड़ते रहेंगे और बिहार के साथ साथ भारत की राजनीति से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।